Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So guys, we are discussing UPSC EPFO रिवीजन सीरीज, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी पर्सनैलिटी हमारी 2020 के करंट अफेयर में थी उन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस हिस्ट्री के अंदर जो स्पेसिफिक पार्ट है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो आपकी सिविल सर्विसेज और जो स्टूडेंट स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी ये सिलेबस पूछा जाता है और आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ समझाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। उन्हीं के साथ हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं श्री नारायण गुरु के साथ। तो श्री नारायण गुरु जो थे वो 1856 से 1928 तक रहे और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, जो स्पेसिफिकली केरला के अंदर सोशल फैब्रिक को ट्रांसफॉर्म किया गया था। उस टाइम जितना भी कास्टिज्म का इशू था, दलित इशू था और जो भी इशूज थे, उन सबको जो है केरला के अंदर श्री नारायण गुरु ने चेंज किया और जो केरलिट्स थे उन सबके बिलीफ्स को भी चेंज करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो श्री नारायण गुरु का ही था। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये कौन से एरिया में थे, केरला में वर्क करते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ये वाले जो पॉइंट्स है ये जस्ट उनके बारे में है कि उन्होंने सोशल वर्क किया, उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ जो लोअर कास्ट थे उनके लिए काम किया। तो ये जो पॉइंट्स है ये स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के लिए और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है। समझाने का इसमें कुछ नहीं है, पीडीएफ में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप अपने मेंस पर्पस से उसको यूज कर सकते हैं। जो हमें अपने प्रीलिम्स के लिए भी देखने हैं वो पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में कहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो इंसानियत है वो एक है, ना उसमें कोई दलित है ना कोई ब्राह्मण है, तो इस तरीके के आप डिवीजन मत कीजिए। उन्होंने जो भी बाउंड्रीज उस टाइम क्रिएट की गई थी कास्ट से रिलेटेड कि जो अपर कास्ट है वो ये काम करेगी, लोअर कास्ट ये काम करेगी, तो इस तरीके की बाउंड्रीज को क्रॉस किया था, ख़त्म किया था। उसी के साथ 1888 में उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाली पॉइंट तो आपको याद रखनी है कि वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी का जो फिलोसफी था वो किसने दिया था। उसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अरविपुरम मूवमेंट के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। तो क्या हुआ था, बेसिकली अरविपुरम जो है वो केरला के अंदर एक जगह थी, वहाँ पे जो मंदिर था वहां पे उन्होंने जाके खुद जो शिव भगवान थे उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। उसके पीछे ये रीजन दिया गया था कि जो ब्राह्मण्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास राइट नहीं है कि वो भगवान की मूर्ति को जो है वहां पे स्थापित करे जाके या फिर जो है एस्टेब्लिश करे। कोई भी पर्सन जो कि इंसानियत के अंदर है, जो भी किसी भी भगवान को मानता है, वो उस मूर्ति को जाके स्थापित कर सकता है और इसको फेमसली अरविपुरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसी के बाद जो है एक मंदिर में जाके उन्होंने कलवान कोड को जो है स्टार्ट किया था। कलवान कोड के अंदर क्या था कि मंदिर में जैसे मूर्तियां होती है ना, वहाँ पे मूर्तियों की जगह क्या रखे गए, मिरर्स रखे गए, शीशे रखे गए। जब उस मिरर में जाके कोई भी अपने आप को देखता था तो उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई देती थी। तो उसका जो स्पेसिफिक फिलोसफी थी वो ये थी कि हमारे अंदर जो है वो भगवान है या जिस भी हम सुप्रीम पावर को मानते हैं वो हमारे अंदर है। कोई मूर्ति को पूजा की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर जो शक्ति है उसको पूजिए। वो था कलवान कोड। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसी के साथ उन्होंने कलादी एक जगह थी उसके अंदर अद्वैत आश्रम को फाउंड किया था। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। और जो वैकोम सत्याग्रह हुआ था केरला के अंदर त्रावणकोर के अंदर, तो बेसिकली वैकोम सत्याग्रह के लिए क्या था कि जो उस टाइम के दलित हुआ करते थे, लोअर कास्ट के होते थे, उनको टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। तो वैकोम सत्याग्रह के अंदर जितने भी दलित से उन्होंने टेंपल के अंदर एंटर किया था। तो ये सत्याग्रह था और यही सत्याग्रह था उस जिसमें कि महात्मा गांधी की श्री नारायण गुरु से मुलाकात हुई थी। ये वाले पॉइंट्स आपको सारे याद रखने हैं। अब उनके बाद कुछ साहित्य जो उनके लिटरेरी वर्क्स थे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 1897 में इन्होंने आत्मोपदेशा शतकम जो था उसको कंपोज किया था। तो ये वाला लिटरेरी वर्क आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही वाले पॉइंट्स है, बस मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। तो उन्होंने केरल में समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था और जातिवाद को खारिज करते हुए आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए नए मूल्यों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स वही हैं। उसी के साथ जो है जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट है, केरल के अरविपुरम में एक शिव मूर्ति की स्थापना की और यह साबित किया कि भगवान की मूर्ति का प्रतिष्ठापन केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। इसे अरविपुरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ एक मंदिर में कलावन कोड की प्रतिष्ठापना भी की, जिसमें उन्होंने मूर्तियों के स्थान पर दर्पण को रखा। इससे उन्होंने संदेश दिया कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करता है। तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट हो जाते हैं। कलादी में अद्वैत आश्रम का इन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट
मूवमेंट किया। वहीं पे वाइकोम सत्याग्रह में सबसे पहले महात्मा गांधी जी की नारायण गुरु से भेंट हुई। और इनके अगर साहित्यिक कार्य को देखते हैं तो आत्मोपदेश शतकाम जो है ये इनका साहित्यिक कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अय्यन कली के बारे में। ये भी जो है एक दलित सोशल रिफॉर्मर थे और ये अभी न्यूज़ के अंदर थे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने बचपन में एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। जब उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा तो उन्हें फील हुआ कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ कितना गलत होता है। उसके बाद इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट को बड़े होने के बाद शुरुआत की और खुद उसके एक लीडर बने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रीलिम्स के लिए अपना पॉइंट याद रखना है, एक तो याद रखना है कि ये एक दलित लीडर थे। दूसरा, महात्मा गांधी ने इनको पुलायक किंग के नाम से प्रोनाउंस किया था, इनको टाइटल दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और वहीं पे जो इंदिरा गांधी है उन्होंने उनको इंडियाज ग्रेटेस्ट सन के नाम से डिस्क्राइब किया था। तो ये दोनों ही टाइटल आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था दलित डेवलपमेंट के लिए, तो देखिए बेसिकली क्या था कि उस टाइम जो हुआ करता था, टेम्पल एंट्री की बात कर ली हमने, जो पब्लिक रोड्स हुआ करते थे उस पर भी दलित्स को चलना अलाउड नहीं था। तो अय्यन कली जो थे उन्होंने एक ओक्स कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी थी उसके ऊपर ये मतलब कि अनटचेबल्स जो थे उनको था कि पब्लिक रोड्स पे आपको नहीं जाना, तो उन्होंने पब्लिक रोड पे जाके बैलगाड़ी जो थी उसको चलाया था और इस चीज़ को ख़त्म किया था कि ये जो आपने बैन हमारे ऊपर लगा रखा है हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि हु रोड एन ओक्स कार्ट चैलेंजिंग द बैन ऑफ अनटचेबल, तो ये थे अय्यन कली। ठीक है, उसी के साथ जो है इन्होंने एक मूवमेंट को शुरू किया था जिसको कि कहा गया वर्क फॉर फ्रीडम एंड द जो उसके बाद कॉन्सिक्वेंट रोइड्स हुए थे उनको चलियार रोइड्स कहा था। तो यही वाली जो बात थी कि पब्लिक प्लेसेस को यूज करने नहीं दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने वर्क फॉर फ्रीडम शुरू की गई थी। और उसके बाद जो दंगे हुए थे उससे रिलेटेड जो भी ब्राह्मण्स या फिर जो ब्रिटिशर्स जिनके भी बीच में, उनको चलियार राइट्स का नाम दिया गया था। ठीक है, अय्यन कली जो थे उन्होंने सोशल वेलबींग ऑफ पीपल के लिए बहुत सारा काम किया था और जो कि उस टाइम दलित्स कहे जाते थे, दलित्स के सोशल वेलबींग के लिए किया गया था काम। और इन्होंने एक जो है प्रोटेस्टर्स जो थे मतलब कि प्रोटेस्टर्स जो भी अपनी डिमांड्स रखा करते थे या जो भी प्रोटेस्ट किया करते थे उसको पुलियार राइट्स के नाम से बुलाया गया। और इन्होंने बाद में जो है स्टूडेंट्स जो थे उनको भी गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए अलाउड कराया जो भी अनटचेबल कैटेगरी के थे। ठीक है, तो बचपन में उनके साथ हुए जातिगत भेदभाव में अय्यन कली को जाति विरोधी आंदोलन के नेता के रूप में परिवर्तित कर दिया था। महात्मा गांधी ने इन्हें पुलाया राजा और इंदिरा गांधी ने इन्हें भारत का महानतम पुत्र कहकर सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते दलित उत्थान में उनका योगदान। तो सार्वजनिक सड़कों पर अछूतों के चलने पर उच्च जातियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए बैलगाड़ी की सवारी की थी। आजादी के लिए यात्रा की पैदल यात्रा इन्होंने शुरू की थी और उपद्रवों को चलियार दंगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही वाले पॉइंट्स जो है वो इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पिंगाली वेंकैया के बारे में। गाइज मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, ज़्यादा है पर्सनैलिटीज़। ठीक है, तो हमें ये खत्म करनी है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स की वीडियो बने, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ। तो पिंगाली वेंकैया के बारे में देखते हैं। इनको झंडा वेंकैया के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे और हमारा जो इंडियन नेशनल ट्राई कलर है ये उनके डिज़ाइनर थे। इन्होंने महात्मा गांधी से जाके बात की थी कि हमारे पास खुद का एक फ्लैग होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी, अपने देश की आइडेंटिटी दिखाने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है आप उसको डिज़ाइन कीजिए और फिर उसके बाद इन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। जो स्टार्टिंग में ये अपना फ्लैग लेके आए थे उसके अंदर सिर्फ सैफ्रॉन और ग्रीन कलर थे, मतलब कि जो संतरी रंग और जो हरा रंग है सिर्फ वही उस टाइम प्रेजेंट था। बाद में जो है लाला हंसराज सोंधी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें जो है इसमें कुछ सिंबल भी दिखाना चाहिए। तो फिर उन्होंने बीच में जो है चरखा दिखा दिया था। चरखा उन्होंने इसलिए दिखाया ताकि जो है ये दिखाया जा सके कि हमारी कंट्री इतनी सेल्फ सस्टेनेबल है कि हम अपने लोकल फाइबर को यूज़ करके जो है अपनी क्लोथिंग बना सकते हैं जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया को शो करेगी। तो इस वजह से किया गया था। बाद में जो है उसको अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया था। और इस फ्लैग को जो आपके प्रीलिम्स का पॉइंट है कि फ्लैग को अडोप्ट कब किया गया था, तो नेशनल कांग्रेस ने 1931 के अंदर ऑफिशियली इस फ्लैग को अडॉप्ट किया था। हिंदी में वही है झंडा वेंकैया के नाम से जाना जाता है और ये राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के अभी क्लब डिजाइनर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वही वाले पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे अभी उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी 7 अगस्त 2020 को, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर थे। तो जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट थी उन्होंने एक वर्चुअल टूर जो था वो शुरू किया था इनके लिए, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था जिसको नाम दिया गया था द ग्रेट मेस्ट्रो का। तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे कौन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, उनके जो थे भतीजे थे। और उसी के साथ जो है स्वदेशी वैल्यूज़ का जो फर्स्ट मेजर सपोर्टर माना जाता है वो अवनींद्रनाथ टैगोर
टैगोर को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न जो आर्ट था उसको ख़त्म करके जो इंडियन आर्ट था उसको प्रोमिनेंस दी थी, जिसको कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर था क्या, बेसिकली सबसे पहले तो इन्होंने एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो था उसको क्रिएट किया था, जिसको कि बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में बना दिया गया था। तो अभी जो आपको याद रखना है वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट करना है। इन्होंने जो है वेस्ट को अपोज किया था कि जो वेस्ट है वो खाली मेटेरियलिज्म के ऊपर काम करता है, कि मतलब कोई भी जो चीज़ है बस वो बनाती, पर जो हमारी इंडियंस चीज़ें होती है उनके अंदर इमोशंस होते हैं, एक भावना होती है। तो इस वजह से उन्होंने वेस्टर्निज्म को अपोज किया और इंडियन जो चीज़ें थी उनको लाइट किस तरीके से इन्होंने मुगल पेंटिंग्स और जो राजपूत पेंटिंग्स थी उनको मॉडर्नाइज करना शुरू किया, जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आती है। ठीक है, उनका जो वर्क था वो बेसिकली हिंदू फिलोसफी के अराउंड रिवॉल्व किया करता था, और इन्होंने उसके बाद चाइनीज और जो जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशंस था उसको भी अपने स्टाइल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, एक एशियाटिक कल्चर को दिखाने के लिए कि हमारा एशियन कल्चर जो है वो यूरोपियन कल्चर से ज़्यादा बेटर है। फेमस पेंटिंग्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आती है भारत माता, फिर आता है द पासिंग ऑफ शाहजहां जो 1900 में इन्होंने लिखी, माई मदर जो थी पेंटिंग इन्होंने 1913 में बनाई, फेरी लैंड इलस्ट्रेशन 1903 में, जर्नीज एंड जो है वो 1930 में बनाई। ये थी उनके पेंटिंग्स के नाम, ये याद रखना है। पेंटिंग और जो लिटरेरी वर्क्स है उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। लिटरेचर की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे एक राइटर भी थे, जो बेसिकली इनकी राइटिंग हुआ करती थी वो चिल्ड्रंस के लिए हुआ करती, बच्चों के लिए हुआ करती थी। तो जैसे कि बूढ़ो अंगला जो है, बूढ़ो अंगला जो है वो इनका नाम था, खिरेर पुतुल हो गया, राज कहानी हो गया। तो बंगाली चिल्ड्रंस का जो लिटरेचर हुआ करते थे उसके बेस्ट एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर के ही हुआ करते थे। वहीं पे जो विलियम रोस्टन थे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को हेल्प किया था उनकी जो वर्क है गीतांजलि में इंग्लिश में पब्लिश करने के लिए। अरेबियन नाइट सीरीज जो है ये इनका बहुत ज़्यादा नोटेबल वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हिंदी में। वह भारतीय कला के स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है उन्होंने पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया, इसके पश्चात बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। तो गाइज वही चीज़ है, आप इसको हिंदी में रीड कर लीजिएगा जो भी आपकी PDF होगी उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, जो 23 जुलाई 1906 से फरवरी 27 1931 तक जो है इनका रोल रहा। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया सबसे पहले जब ये 15 साल के थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कर दिया था। पर जब गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया तो भगत सिंह जी की तरीके से ही ये उस चीज़ से ऑफेंड हो गए और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1922 में जाके ज्वाइन कर लिया। 1928 के अंदर जो है रीऑर्गेनाइज किया गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को, किसके अंदर, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के अंदर 1928 के अंदर, और ये उससे एसोसिएटेड रहे। 1925 में जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ये उससे एसोसिएटेड थे। और 1931 में जबकि एक जो पर्सन था जिन्होंने इनको धोखा दिया और जो ब्रिटिशर्स थे उनको जाके इनकी इन्फॉर्मेशन बता दी कि ये कहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा आज़ाद रहा करते थे, कभी ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आए, तो इन्होंने खुद को ही गोली मार के अपना वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। तो इलाहाबाद आज़ाद पार्क के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट इस बाल गंगाधर तिलक के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये बार बार रिपीटेडली करंट अफेयर में आते हैं। तो इनका जो एक फेमस डिक्लेरेशन था, इन्होंने स्लोगन दिया था, वो दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो मतलब इन्होंने कहा था कि स्वराज जो है वो मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये जो एक इन्होंने लाइन कही थी, जो भी फ्यूचर में रेवोल्यूशनरीज आए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम जो है इन्होंने किया। ब्रिटिशर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, कि जो भी अनरेस्ट इंडिया में हो रहा है वो बाल गंगाधर तिलक की वजह से हो रहा है। तो उनके लिए तो रेवोल्यूशन एक तरीके का अनरेस्ट ही था ना, अपने लिए अच्छा था, उनके लिए तो खराब था। तो इस वजह से उन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट उनको कहा था। बट जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको लोकमान्य तिलक का टाइटल दिया था। लोकमान्य मतलब जिनको कि लोग मानते हैं, एक पब्लिक जो है रिस्पेक्ट देती है, तो लोकमान्य का इनको टाइटल दिया गया। आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो इन्होंने 1890 में जब 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसके 5 साल बाद जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बट जो पार्टी के सेल्फ रूल के ऊपर मॉडरेट व्यूज थे कि पिटीशन दीजिए, प्रेयर्स कीजिए, उनको जा जाके मनाइए, वो बोले यार ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, हमें एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है, मतलब कि थोड़े जो है हमें एंगर के साथ काम करना पड़ेगा, इनको अपोज करना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने अपना हमेशा स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जो है वो मॉडरेट
मॉडरेट व्यूज़ के लिए दिखाया 1890 में ज्वाइन करने के बाद। इन्होंने जो है ये दिखाया स्पेसिफिकली कि ये जो आप सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इनका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये आपको ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे। और इस वजह से जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जो कि प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, उनके ओपोजिशन में खड़े रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये उनके हमेशा ओपोज में रहते, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है कि जो है किस पर्सनैलिटी कौन सी के साथ एसोसिएटेड थी या किसके अगेंस्ट थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के ये अगेंस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि अगर हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हमें आर्म्ड रिवोल्ट करना पड़ेगा। वहीं पर जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था तो तिलक ने जो है स्वदेशी मूवमेंट को होल हार्टेडली सपोर्ट किया था और ब्रिटिशर गुड्स का बाइकआउट किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के साथ मिलकर चलते नहीं थे, बस ये था कि वो मॉडरेट व्यूज को अपोज किया करते थे। तो इसी के जो एक फंडामेंटल डिफरेंस आया, तो हमें पता है ना सूरत स्प्लिट हुआ था जिसमें मॉडरेट्स अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। तो तिलक जो है उनके सपोर्टर्स जो थे उनको एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना गया। इनको सपोर्ट किया बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। तो इन दोनों ने सपोर्ट किया। इस वजह से हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये जो तीन तरीके के हो जाते थे ये हमेशा साथ में गिने जाते थे। और इन्होंने वीमेन एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया था। तिलक जो थे वो थोड़ा हिंदू फिलोसफी को बहुत ज़्यादा माना करते थे। वो बाद में उन्होंने अपोज भी किया जब खिलाफत मूवमेंट आई कि आप मुस्लिम्स को अपने साथ लेके क्यों चल रहे हैं। तो ये थोड़े हिंदू माइंडसेट के थे। तो इस वजह से ये जो अपने सपोर्टर्स को लाया करते थे, जो भी उनके अंदर एजिटेशन जगाया करते थे, वो गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जो है इस तरीके के ग्रैंड सेलिब्रेशन से लोगों को भाषण दिया करते थे, उनके अंदर एजिटेशन जगाते थे कि अपने देश को फ्री करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू की थी, ये आपको याद रखना है। प्रोटेस्ट और इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली तिलक जो है उन्होंने जो भी ब्रिटिशर एफर्ट्स थे, ओप्रेसिव नेचर था, उसको हमेशा अपोज किया था। और उन्होंने एक प्रोवेक्टिव जो आर्टिकल, मतलब एक भड़काऊ जो आर्टिकल था वो लिखा था न्यूज़पेपर के अंदर, जबकि पुणे के अंदर प्लेग आया था और एडजेसेंट रीजन्स में, और ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ अच्छा नहीं किया था। उसी के साथ जो है उनका ये जो आर्टिकल था जो अभी मैंने बताया कि न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा था, वो पढ़ के जैसे होता है ना कि हम लोग भी कभी भड़क जाते कि यार इतना गलत हो रहा है। तो जो चेपकर ब्रदर्स थे वो इंस्पायर हुए उनकी इस आर्टिकल से, और उन्होंने एक ब्रिटिशर कमिश्नर का एसेसिनेशन कर दिया, उनका गला काट के उनको मार दिया। तिलक जो है इस वजह से 18 महीने जेल में रहे सेडेशन के चार्जेस में, कि उनकी वजह से कोई मर्डर जो है वो इंसाइट हुआ था, ठीक है। उसी के साथ जो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चकी थे, उनको इन्होंने सपोर्ट किया। ये एक रेवोल्यूशनरी थे, तो ओपनली इन्होंने इनको सपोर्ट किया कि इन्होंने जो मजिस्ट्रेट का 1908 में मर्डर किया वो बिल्कुल सही था। और उसी के साथ जब वो जेल के टाइम में थे, उन्होंने बहुत सारी प्रोमिनेंट बुक्स लिखी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य। ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको अब हम हिंदी में देखते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि तिलक और जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी उसका क्या रोल था। तो हमें पता है कि सूरत स्प्लिट हो गया था हमारा 1908 के अंदर, ये जो भी स्वराज का इशू हुआ उसके जो भी ये हुई मूवमेंट हुई, स्वदेशी मूवमेंट हुई उसके बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए। पर फिर जो है बाद में एक फील हुआ कि नहीं यार, ऐसे हम ही अपने टुकड़े कर लेंगे अगर, तो हम ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ेंगे। तो रीयूनाइट करने के लिए अपने फेलो नेशनलिस्ट को तिलक ने जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग को 1916 में फाउंड किया। किसके साथ किया, ये वाला पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जब भी होम रूल लीग की बात आती है तो हम सिर्फ तिलक और एनी बसंत का नाम याद रखते हैं, पर ये खाली सिर्फ दोनों वहां से एसोसिएटेड नहीं थे। जोसेफ बपिस्टा जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बसंत, इन सब ने मिलकर जो है यहाँ पे काम किया था। तो इनके नाम भी आपको याद रखने, ऑप्शंस में टिक करने हैं अगर ये आते हैं तो। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसको रिज्वाइन कर दिया था, बट जो टू अपोजिट माइंडेड फैक्शंस थे उनके बीच में फिर भी साठगांठ नहीं बन पाई थी। मतलब जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच में साठगांठ नहीं बन पाई थी। न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश किए थे। महारता जो था वो इंग्लिश में, इसको कुछ लोग जो मराठा के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ महारता के नाम से भी करते हैं, तो इंग्लिश में वो हुआ था। और मराठी लैंग्वेज में इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। और उसी के साथ जो है तिलक ने फियरलेसली अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया था जब फेमाइन और प्लेग जो था वो फैला था, और गवर्नमेंट को अपोज किया था। और उसी के साथ फेमाइन रिलीफ फंड को भी कॉन्स्टिट्यूट किया था, बनाया था, ठीक है। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1884 में बनी थी। और ये जो सोसाइटी थी ये बेसिकली एस्टेब्लिश की गई थी द फर्गसन कॉलेज इन 1885 फॉर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज। तो ये वाली एजुकेशन सोसाइटी और ये जो कॉलेज था ये दोनों के दोनों
तिलक ने स्टार्ट किए थे। और उसी के साथ जो फर्गसन कॉलेज था उसके अंदर तिलक जो थे वो मैथ्स भी पढ़ाया करते थे। तो आप ये देखिए कि कितने सारे पॉइंट्स हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस किए, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही वाली चीज़ें अब मैं दोबारा हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूँगी तो अगेन 7-8 मिनट की वीडियो बढ़ जाएगी। ये सारी स्लाइड्स जो है मैं वो पोस्ट कर दूंगी, समझ आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अबाउट तात्या टोपे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, हम तांतिया तोपे के बारे में बात नहीं करें, हम तात्या तोपे के बारे में बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इनको जो है रामचंद्र पंदुरंग टोपे के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और 1857 का जो जनरल रेबिलियन था उसके में ही रहे थे। इनका नासिक में जो था वो जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तात्या टोपे जो थे वो पंदुरंग राव टोपे और जो रुक्माबाई थी उनके अपने अकेले एक सन थे। और तात्या टोपे जो है उनके फ्रेंड थे नाना साहिब जिनकी अडोप्टेड सन थे पेशवा के, उन सब के साथ मिलकर जो है इन्होंने काम किया था। ठीक है, 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कानपुर में दबा रही थी प्रोटेस्ट को, वहाँ पे इन्होंने हेल्प किया था और इन्होंने जनरल विंडहैम जो थे उनको रिट्रीट किया था, उनके साथ जो है फाइट किया था ताकि जो ग्वालियर है उसको वापस पाया जा सके। इन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ जो झांसी है उनकी भी हेल्प की थी ग्वालियर को दोबारा करने के लिए, पर जो तात्या टोपे थे वो सर कोलिन कैम्पबेल से हार गए थे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रखना है 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। यही वाले जो पॉइंट्स है ये हिंदी में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चैलुंग सुखापा के बारे में ऑन असोम दिवस। तो ये जो था ये आजकल में न्यूज़ में भी था, मैंने कुछ ग्रुप में भी देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको पोस्ट किया था। तो हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपने सही किया कि अगर आप वहाँ से पढ़ रहे थे तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 13th सेंचुरी के ये रूलर थे अहोम किंगडम के। इन्होंने असम में 6 सेंचुरीज तक जो है वो रूल किया था और बर्मा के जो एरिया था वहाँ पे किया था इन्होंने। ये इनको वाइडली रेफर जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ बोर असम या ग्रेटर असम के आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुखापा जो है वो उन्होंने एक प्लेस को छोड़ा था जिसको कि मुलांग के नाम से जाना जाता था, अपने 8 नोबल्स 9000 मैन वीमेन के साथ, मोस्टली वीमेन के साथ जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब कि ब्रिटिशर्स से थोड़ा दूर रहने के लिए। इन्होंने जो है सेरियोडो में ये रहे थे। सुखापा ने फर्स्ट अपना स्मॉल प्रिंसिपैलिटी वहाँ पे बनाया था अहोम किंगडम का। और जो फर्स्ट फाउंडर थे अहोम किंगडम के, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज थी और खुद का अपना रिलीजन इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो अहोम ने जो है ओवर द सेंचुरीज बाद में हिंदू रिलीजन और असमीज लैंग्वेज जो थी उसको अडोप्ट किया था, बट पहले इनका खुद का ही अपना एक रिलीजन और लैंग्वेज था। ठीक है, तो हर दिसंबर 2 को एवरी ईयर असोम दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इनके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्य मुखनाथ खुजामत हाजी के बारे में। तो ये 1870 में इनका जन्म हुआ था केरला के मालाबार रीजन के अंदर 20th सेंचुरी में, और इन्होंने एक शॉर्ट लिव डिजाइन जो है वो अपनी एस्टेब्लिश की थी। इनके जो फादर थे वो थे मुदिन कतू हाजी, जो कि डिपोर्ट कर दिए गए थे और जेल कर दिए गए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पार्टिसिपेशन किया था। तो उसी के लिए जो है इनके अंदर गुस्सा भर गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया था वो एक रैली की फॉर्म में किया था। तो इन्होंने बेसिकली जितने भी लोकल्स थे वहाँ पे उनको इकट्ठा किया और उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अंदर रैली करनी शुरू की। इन्होंने प्रॉमिस किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि ये खिलाफत मूवमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनको हेल्प भी किया। और जितने भी एट्रोसिटीज़ है ब्रिटिशर्स की और लैंडलॉर्ड्स की उसके अगेंस्ट जितने भी एरिया में वहाँ पे है, मतलब कि उनके जितने भी इन्फ्लुएंसर, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन सबको हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लेके जाएंगे। इनको पता था कि मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, तो एडिक्वेट सिक्योरिटी उनको मिलती रहेगी। तो इस वजह से इन्होंने खिलाफत इशू को जो है वो सपोर्ट किया था। ठीक है, तो 1921 का जो रेबिलियन हुआ था वो बेसिकली मूवमेंट जो थी वो सेकुलर करेक्टर की थी। ब्रिटिशर्स ने जो था इनको बाद में हरा दिया था। ठीक है, आउटकम क्या हुआ था बेसिकली, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इनके आगे नहीं रुक पाए थे। पहले उनको दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, बट बाद में जो है इनका एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था मालाबार का, और हाजी जो थे वो उसके अनडिस्प्यूटेड रूलर अगस्त 1921 के अंदर बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो हाजी है उन्होंने एक पैरेलल खिलाफत डिज़ाइन जो थी वो रन की थी, जिसका हेडक्वार्टर जो था वो नीलम्बूर के अंदर बनाया गया था। इनका खुद का अपना इन्होंने सेपरेट पासपोर्ट बना लिया था, करेंसी बना ली थी और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन बना लिया था। उसके बाद जो है मतलब कि
कि ड्यूरिंग द टाइम एक एक्सटेंसिव आर्मी जो थी वो इन्होंने एस्टेब्लिश की, जो कि हिंदू मैन को भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ताकि जो खिलाफत रूल जो था, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी खिलाफत रूल को हटाने की, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा सके। तो यही जो अहोम किंगडम के छोलुंग सुखफा के बारे में था, वो हिंदी के अंदर है यही वाली मेंशन चीज़, और यही जो है वरियम कुन्नाथ कुंजमद हाजी जो है उनके बारे में भी मेंशन है, ठीक है। ये हिंदी में आ गया सारा आपका। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वीर सावरकर के बारे में। तो वीर सावरकर जो है इनका जन्म मई 28, 1883 में भागूर के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। इनका जो बेसिकली इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने एक अपनी टीन एज में ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था, जिसको कि मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये बेसिकली नेशनल और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को डिफेंड किया करती थी। इनके साथ जो है इन्होंने फॉरेन गुड्स और जो आइडिया था स्वदेशी का, उसको प्रोपेगेट किया। इन्होंने कहा कि हमें जो कि फॉरेनर गुड्स है उनको बाइकआउट करना चाहिए और जो स्वदेशी का आइडिया है उसको लेना चाहिए। इन्होंने 1905 में दशहरा के अंदर जो है बोन फायर करके आग जला के जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको जला दिया था। ये जो एथिसिज्म को माना करते थे, रैशनैलिटी को माना करते थे, और ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू बिलीफ हुआ करते थे उनको नहीं माना करते थे कि आप ये हमेशा रैशनल बात किया करते थे, मतलब रीजनिंग के साथ बातें किया करते थे। इन्होंने जो है रत्नागिरी के अंदर जो अनटचेबिलिटी थी उसके अबॉलिशमेंट के लिए काम किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनके साथ मिलके फॉर कंपेयर हिज वर्क टू लॉर्ड बुद्धा। और इन्होंने ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनके वर्क को इन्होंने बुद्धा के काम के साथ जो है कंपेयर किया था वी आर सावरकर ने। वी आर सावरकर जो थे वो हिंदू महासभा प्रेसिडेंट भी रहे 1937 से 1943 के टाइम में। तो जब कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने 1939 के अंदर रेजिग्नेशन के लिए कहा, तो जो इन्होंने जो शुरुआत की थी कि ठीक है कांग्रेस जो है वो रिज़ाइन कर दे, पर हिंदू महासभा जो इनके लीडरशिप के अंदर थी उन्होंने मुस्लिम लीग का हेल्प किया था कि गवर्नमेंट जो है आप वो बनाइए। कौन से एरिया के अंदर? सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंसेस था उसके अंदर। तो इन तीनों एरिया के अंदर उस टाइम जो आरएसएस थी और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। सावरकर जो है उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी को भी फाउंड किया था। कहाँ किया था? पुणे के अंदर किया था। ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसी के साथ जो है ये स्वदेशी मूवमेंट और जो बाद में था इन्होंने तिलक की जो स्वराज पार्टी थी उसको भी ज्वाइन किया था, और जो बेसिकली ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो उसके अगेंस्ट काम किया करती थी उस टाइम, तो उसके चलते इन्होंने अपनी बीए की जो डिग्री थी उसको भी विड्रॉ कर लिया था। फ्री इंडिया सोसाइटी जो थी वो इन्होंने बनाई थी। तो आपको खाली सोसाइटीज़ के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। उसी के साथ जो है इन्होंने भी एडवोकेट किया था कि हमें आर्म्स की ज़रूरत है, मतलब कि हमें जो है एक एंगर फॉर्म डालना चाहिए इंडिया को फ्री करने के लिए। और इन्होंने जो अपना एक नेटवर्क था वो इंग्लैंड में जाके भी फॉर्म किया था इंडियंस का, ताकि वहाँ से भी सपोर्ट किया जा सके। और वो भी जो इंडियंस का सपोर्ट लिया गया था वो इक्विप्ड थे वेपन्स के साथ, मतलब कि एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म का ही लिया गया था। इंपॉर्टेंट वर्क अगर हम इनके देखते तो इनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये इन्होंने लिखी थी। ये बेसिकली जो 1857 में सिपोई म्यूटिनी हुआ था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी बुक थी, तो इन्होंने लिखी थी। उसी के साथ जो है इनकी जो बुक थी वो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी थी, बट जो मैडम भिखाजी कामा थी उन्होंने इनकी जो बुक थी उसको नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के अंदर जाके पब्लिश किया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1919 के अंदर जो है इनको कि ये इस चीज़ में अरेस्ट कर दिया गया था कि ये जो है आर्म रिवोल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के। जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था तो ये बात कही गई कि ये जो है कुछ आर्म रिवोल्ट का प्लान कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चाहे ये शुरुआत में एक रैशनलिज्म की बात करते थे हिंदुज़म को लेके, बट बाद में इन्होंने एक बुक लिखी जिसको नाम दिया गया हिंदुत्व का। उसके अंदर इन्होंने टू नेशन थ्योरी का डिस्कशन किया, और पहली बार जो जिक्र हुआ था भारत पाकिस्तान के बंटवारे का वो इन्हीं की बुक हिंदुत्व के अंदर हुआ था। तो 1937 में जो हिंदू महासभा थी उन्होंने इन्हीं की इस बुक से वो होके मतलब के प्रोवोक होके जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए और भारत अलग चाहिए। 2002 के अंदर जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट था अंडमान निकोबार आइलैंड का, उसको रीनेम किया गया था वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाले पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक मॉडरेट लीडर दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर भी थे, ठीक है।
इनका जो कैंपेन हुआ था वो इंडिया की सेल्फ रूल के लिए हुआ था, सोशल रिफॉर्म्स के लिए हुआ था। और ये मॉडरेट फैक्शन जो था कांग्रेस पार्टी का, उससे बिलोंग किया करते थे। हमने देखा ना कि बाल गंगाधर तिलक के ये बिल्कुल अपोज में थे, तो ये मॉडरेट थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये बजट स्पीच जो इन्होंने दी थी एज अ मेंबर, वो फर्स्ट इन्होंने दी थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी के साथ इन्होंने अपनी एक इंग्लिश वीकली जो मराठा आती थी बाल गंगाधर तिलक की, उसमें भी आर्टिकल्स लिखे थे। और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी रहे थे उसी टाइम में, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। उसी के साथ जो है इनको बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो था 1893 में, उसका चार्ज दे दिया गया था। और ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सेनेट के जो मतलब एक मेंबर भी इलेक्ट हुए थे, तो प्रॉपर इलेक्शन से ये जीते थे वहाँ पे, ना कि किसी नॉमिनेशन से। वहीं पे जो है इन्होंने आयरलैंड में विजिट किया, और जो आयरिश नेशनलिस्ट थे एल्फ्रेड वेब जो थे, उनको ये अरेंज किया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1894 में प्रेसिडेंट बन सके। तो एक फॉरनर आयरिश पर्सन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिर प्रेसिडेंट बना था। उसी के साथ जो है ये पुणे म्यूनिसिपैलिटी के भी मेंबर रहे थे। गोखले जो थे उन्होंने अपना एक डेली न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया था, जिसका नाम था जन प्रकाश। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, कि किसने कौन सी बुक लिखी, कौन सा लिटरेरी वर्क किया, कि कौन सा जर्नल लिखा, ये आपको याद रखने ही रखने हैं सभी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि आपको ये याद मतलब कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के व्यूज थे, उन्होंने जन प्रकाश के अंदर वो लिखे थे। लेटर जो है वो काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1903 में इलेक्ट हो गए थे, मतलब कि काउंसिल ऑफ इंडिया की गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें ये जाके हो गए थे, अपॉइंट हो गए थे। और इनको एज चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर इन 1904 न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में भी अपॉइंट किया गया था। तो ये वाले ऑनर्स जो दिए गए थे वो भी आपको याद रखने, ठीक है। इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था 1905 के अंदर, जहाँ पे कि लोगों को ये सिखाया जाता था कि आप सेल्फलेस वर्कर कैसे बन सकते हैं। और उसी के बाद जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बने थे। देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे और जो ये थे बाल गंगाधर तिलक थे, इन्हीं के बीच जो है उस टाइम इशू आ रहा था कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट की नहीं मानी थी और गोपाल कृष्ण गोखले को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो थोड़ी सी जो चुटर मुटर थी ना, उसी टाइम शुरू हो गई थी कि हमारी बात नहीं मानी गई। उसी का जो रिजल्ट था वो 3 साल बाद का सूरत स्प्लिट था, ठीक है। ये बेसिकली जो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे उसमें इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल काम किया था, कि इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये होना चाहिए, जो कि बाद में लो बन गई थी। गोखले जो थे वो मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के मेंटर थे। और महात्मा गांधी जो है उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसमें था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है, कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु बुक जो थी वो किसने लिखी थी, वो महात्मा गांधी ने लिखी, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी अर्ली लाइफ में गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। टैगोर जो थे वो प्राइमरीली मतलब स्टार्टिंग में एक राइटर, पोइट, प्ले राइटर, फिलोसफर थे, म्यूजिक कंपोजर थे। और उसी के बाद उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया जिसको नाम दिया गया विश्व भारती, जो अभी भी रन कर रहा है और विश्व भारती न्यूज़ के अंदर भी रहता है। जैसे अभी कुछ आर्किटेक्ट रिलेटेड चीज़ें थी तो अभी था 3-4 महीने पहले विश्व भारती न्यूज़ के अंदर। तो टैगोर जो है उन्होंने अपनी पोइट्री को 8 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। 16 ईयर की एज में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम को रिलीज किया था, जिनको नाम दिया गया था भानु सिम्हा का। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के साथ जो है ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो कि वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स इन द ईयर 1929 एंड 1937 के अंदर जिन्होंने जाके अपनी स्पीच दी थी। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। और हमारा जो इंडिया का नेशनल एंथम है और जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो इन्होंने लिखा था। और ये बेसिकली जो आर्ट के ऊपर इन्होंने बेसिकली मॉडर्निज्म और जो इंडियन कल्चर्स थे उनको मिक्सअप करके इन्होंने अपने आर्ट में अपनी फॉर्म दी थी। 1928 से 1940 के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने 2000 इमेजेस तक को प्रिंट कर दिया था, मतलब कि बना दिया था। और इन्होंने एक्सप्रेशनिज्म इन यूरोपियन आर्ट और जो प्रिमिटिव आर्ट ऑफ एंशिएंट कल्चर था उससे इनको इंस्पिरेशन मिली थी इनकी पेंटिंग्स के लिए। अवार्ड्स की बात करते हैं तो 1913 के अंदर ये फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जिनको कि लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि का जिक्र हमने रविंद्रनाथ टैगोर को जब डिस्कस किया था वहाँ पे भी किया था। तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर 1903 में। और ये ऐसे फर्स्ट इंडियन बने थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को डिनाउंस किया था कि ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है जो हमारी कंट्री के अंदर हो रही है। उन्होंने कभी भी फुली गांधी जी को सपोर्ट नहीं किया, ना उनसे एग्री हुए उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उसी के साथ जो है उन्होंने ब्रिटिश रूल को कुछ एक स्पेसिफिक टर्म से बताया था। ये
टर्म्स आपको याद रखने और ये भी याद रखना है कि किसने बताया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश रूल को कहा था कि इट इज़ अ सिम्टम ऑफ ओवरऑल सिकनेस ऑफ द सोशल डिजीज ऑफ द पब्लिक। तो इन्होंने कहा कि जो सोशल डिजीज़ हमारी कंट्री के अंदर फैली हुई है उसका जो सिम्टम है वो एक ब्रिटिश रूल है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अपनी राइटिंग में इन्होंने हमेशा इंडियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगलार मती बंगलार जोल मतलब कि सोइल ऑफ बंगाल वाटर ऑफ बंगाल जो है उसको लिखा था। कब लिखा था? जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो लोगों को दोबारा यूनाइट करने के लिए उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। और उसी के बाद जो है इन्होंने अमर सोनल बांग्ला जो है वो किया था ताकि जो लोग है उनके बीच में नेशनलिज्म को दोबारा जगाया जा सके। गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, तो इसको एंड तक देखिएगा। उसी के साथ जो है राखी उत्सव को इन्होंने शुरू किया था। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो बेसिकली किस लिए किया गया था ना कि हिंदूज़ को अलग कर दिया जाए, मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए। तो हिंदू और मुस्लिम जो थे उन्होंने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी थी ये दिखाने के लिए कि हमारी जो यूनिटी है वो नहीं टूटेगी। तो राखी उत्सव जो था वो इन्होंने ही शुरू किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वहीं पर जो है टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था, जबकि ब्रिटिशर्स ने जो है अमृतसर का मैसेकर किया था, मतलब कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप मुझे अवार्ड देके कुछ नहीं कर सकते जब आप हमारे इंडियंस को ही खत्म कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने इस वॉयलेंस को रिजेक्ट किया था और अपने नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था। और किसको दिया था ये याद रखना है, 1950 में जो लॉर्ड हेडिंग थे उनको इन्होंने अपना अवार्ड वापस दे दिया था नाइटहुड का, ठीक है। उसी के साथ अगर हम टैगोर के बिलीव्स की बात करते हैं तो इन्होंने हमेशा एंटी कॉलोनियलिज्म के लिए बात कही थी और वेस्टर्न कल्चर, और ये भी कहा था कि जो बेस्ट चीज़ हमें मिल सकती है वो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को मिला के मिल सकती है, ना कि एक सिंपल चीज़ से मिल सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कौन से पर्सनैलिटी। तो जस्ट थोड़ी सी वीडियो हमारी बच गई है। अब तक वीडियो पसंद आई है, मेरा एफर्ट आपको पसंद आया कि मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है आप सबके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यही मेरी फीस है, आपका कंट्रीब्यूशन है। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो राय जो है उनको स्पेसिफिकली याद किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट में जो भी उनका रोल था और कैसे उन्होंने एजुकेशन को हमेशा एडवोकेट किया कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताया कंट्री के अंदर। ये दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे और फाउंडर थे आर्य समाज के, मतलब जो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के फाउंडर, उनके ये फॉलोअर थे और बाद में जो है ये सोसाइटी के लीडर भी बन गए थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक जो था उसको फॉर्म करने में हेल्प की थी, फाउंड किया था। उसी के साथ 1885 में राय जो है उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल को लाहौर में शुरू किया था, जिनको DAV स्कूल सब कहा जाता है, तो उनको शुरू किया था और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो एजुकेशन को कमिट कर दी थी। इनको जो है मतलब कि लाला लाजपत राय जी को, बिपिन चंद्र पाल को और ये थे हमारे बिपिन चंद्र पाल को और अरबिंदो घोष जो थे उनको मिला के लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा इनको इस तरीके के नाम से ही जाना जाता है। और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था बंगाल के पार्टीशन के टाइम में 1905 में, जो कि लॉर्ड कर्जन के अंदर रहा था। तो अगर हमेशा कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम के पीरियड में कौन सा मेन लीडर था, तो आपको याद रखना लॉर्ड कर्जन के टाइम में, ठीक है। उसी के साथ इन्होंने इंडियन होम रूल लीग जो है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 1917 में बनाया था, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। उसी के साथ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन था कलकत्ता के अंदर 1920 के अंदर, जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था, उसके ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। और ये जो थे 1928 में इनकी डेथ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था तो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो लाठी चार्ज किया गया था और इनकी चेस्ट पे इतनी बार लाठी मारी गई थी, अटैक किया गया था कि वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। उसी का रीज़न था कि भगत सिंह जी जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गए थे कि एक छोटे से कांस्टेबल ने एक कितने महान लीडर को मारा है, और फिर उन्होंने उसकी भी जो मर्डर कर दिया था, जो भी वो कांस्टेबल था या जो था। उसके बाद जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं तो आर्य समाज जो था उसके ऊपर इन्होंने काम किया, मतलब कि जो इनका लिटरेरी वर्क था। यंग इंडिया इन्होंने लिखा, इंग्लैंड्स डेक टू इंडिया इन्होंने लिखा, एवोल्यूशन ऑफ जापान इन्होंने लिखा, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ द भगवत गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सारे वर्क्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। बात यही है कि आपको बार बार रिवाइज करने। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे
स्लाइड्स नहीं लगाई, क्योंकि मैंने 7 से 8 मिनट की स्पेसिफिक खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के बारे में वीडियो बना रखी है। और आप ये देखिए कि टॉपर्स टॉप जो है वो आप सबके सपोर्ट से कितना आगे जा रहा है कि टॉप गूगल सर्च में अगर आप खुदाई खिदमतगार मूवमेंट लिखेंगे तो आपको टॉपर्स टॉप की वहाँ पे वीडियो का थंबनेल देखने को मिलेगा, आपको वो वीडियो मिलेगी। तो वो जो वीडियो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप वहाँ से पढ़ेंगे उस वीडियो से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और लास्ट डिस्कस करते हैं आज का भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में। उसके बाद जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हमारी न्यूज़ के अंदर थी 2020 में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो भीमा कोरेगांव जो फाइट हुआ था वो बेसिकली पुणे के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। इसका जो दलित कनेक्शन था वो पेशवा से था, जो मतलब कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो दलित कनेक्शन पेशवा से था उसमें दिखाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें सिर्फ दलित सोल्जर्स थे, ठीक है, और जो पेशवा की आर्मी से थी उससे इनको लड़ना था, जो कि अपर कास्ट ब्राह्मण थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश के ट्रूप्स थे उन्होंने पेशवा की आर्मी को हरा दिया था। ये देखिए एक तरीके से कि अपने ही इंडियंस जो थे वो दूसरी इंडियंस से लड़ रहे थे, बट जो दलित थे उस टाइम वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उन्हीं दलित्स ने पेशवा को हरा दिया था, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ देखी जाती है कि उस टाइम ये कास्टिज्म वाली चीज़ हुआ करती थी ज़्यादा, तो कि ये एक दलित सिंबल माना गया कि ये सिंबल ऑफ दलित प्राइड देखा गया कि दलित्स ने एक अपर कास्ट ब्राह्मण्स को हरा दिया, पेशवा को हरा दिया, जो कि महर सोल्जर्स थे उस टाइम में, मतलब कि जो दलित हुआ करते थे। तो इस वजह से भीमा कोरेगांव जो था उनको माना जाता है, मतलब कि इस चीज़ को इतनी विक्ट्री की फॉर्म में देखा जाता है। और 1 जनवरी 1927 में BR अम्बेडकर जो थे वो यहाँ पे गए भी, जहाँ भी इनका मतलब मोन्यूमेंट जो था वो इरेक्ट हो रखा था और उनको स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट दी गई थी। तो इसी के साथ जो है हम कंप्लीट करते हैं अपने हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इन न्यूज़ को। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आपके लिए ला सकेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।